हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हम उसमें रिवर्स है, हमारे लेक्स हैं, फिजिकल डिवीजन्स हैं और बाकी सारी चीज़ों को कवर किया है। तो आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है विंग से कुरान ऐप पे, जहां पे आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट जो देने को मिलेंगे। आपको मात्र 299 रुपीज़ पे करने हैं। एंड इसके लिए आपको करना क्या होगा, विंग से कुरान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ एक और जानकारी, मैथ एंड रीजनिंग सेक्शन जो हमारा है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का, उसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है विंग से कुरान के द्वारा, जो कि पंकिल सर ने पढ़ाया है। तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज की रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के एमसीक्यूज पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमारा ये टॉपिक जो है जीके पोर्शन में एक सेपरेट टॉपिक है, डेमोग्राफिक सेंसस फीचर्स एंड फंक्शंस। ओके, तो इस पे हम आज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट ए रहेगा एंड इसका पार्ट बी भी आएगा, तो इसके दो पार्ट होंगे। ओके, एंड हम सारे क्वेश्चंस जितने भी डेमोग्राफी एंड सेंसस के रिगार्डिंग है कोशिश करेंगे सबको डिस्कस करने की फ्रॉम ए टू जेड। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड डेमोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डैश वर्ड्स। तो कौन से दो वर्ड्स हैं जहां से डेमोग्राफी वर्ड को डिराइव किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक वर्ड्स। तो डेमोग्राफी जो है दो ग्रीक वर्ड से निकला है। मैं आपको बता दूं वो दोनों वर्ड्स, एक तो हमारे पास है डेमोस एंड दूसरा हमारे पास है ग्राफी। ओके, तो इन दो ग्रीक वर्ड से डेमोग्राफी वर्ड डिराइव हुआ है एंड डेमोग्राफी के मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, आप ये याद रखेंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस का, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो हम पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं अपने। इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बिल्कुल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है हमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देता है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन पिरामिड में हम पॉपुलेशन को परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, डैश डैश सॉरी, शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड की शेप होती है उससे हमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट का पता चलता है। तो ये भी सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द एबो। ओके, ऑल ऑफ द एबो सारे जो हैं करेक्ट हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पॉपुलेशन पिरामिड से हम साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं पता कर सकते। पॉपुलेशन पिरामिड में हमें साइज ऑफ पॉपुलेशन का पता नहीं चलता है, हम सिर्फ पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सकते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये एमसीक्यू मैंने एक जगह देखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पॉपुलेशन का साइज क्या है उसके बारे में पॉपुलेशन पिरामिड हमें नहीं बताता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डेमोग्राफी डील्स विद। तो डेमोग्राफी जो है ये किस चीज से डील करता है? हमारे पास है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफी जो है इट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में आपको बता चुका हूं। एंड पॉपुलेशन किससे वेरिएशन आएगी? पॉपुलेशन में डेथ रेट से भी वेरिएशन आ सकती हैं। ओके, पॉपुलेशन डेथ होगी तो पॉपुलेशन में चेंज आएगी, बर्थ होंगी तो पॉपुलेशन में चेंज आएगी, माइग्रेशन होगी तो भी पॉपुलेशन में चेंज आएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी। मेनली ये तीन चीज़ें हैं जिनसे डेमोग्राफी जो है ये डील करता है, आप ये याद रखेंगे। ओके, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे मैरिज है और फर्टिलिटी वगैरह है, उससे भी पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो है डील करता है, लेकिन ये तीन जो है मेजर हैं, आप ये याद रखेंगे, डेथ रेट, बर्थ रेट एंड माइग्रेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन।
तो माइग्रेशन का पुश फैक्टर यहाँ पे कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं मेनली माइग्रेशन के। माइग्रेशन क्या हो गया, जब एक यहाँ से कुछ लोग उठ के दूसरी जगह चले जाएं तो इन्होंने माइग्रेट किया है। ओके, तो यहाँ पे पुश फैक्टर कौन सा हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी। अब पुश फैक्टर क्या है यहाँ पे? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे पुश फैक्टर हो गया? पुश फैक्टर का मतलब है कि जो चीज हमें क्या करे, लेस अट्रैक्टिव बनाए, जो चीज प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाए, जो चीज प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाए, वो होता है पुश फैक्टर। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं पे आप रह रहे हैं, आप बारामूला में रह रहे हैं एंड बारामूला में अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ ये आपका पुश फैक्टर है। तो आप बारामूला से माइग्रेट करके चले जाओगे कहीं पे और। समझो बारामूला एक कंट्री है, या फिर हम इंडिया बोलें, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये यहाँ का पुश फैक्टर बनेगा माइग्रेशन के लिए, और लोग जाएंगे किसी और कंट्री में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ने प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बना दिया। ओके, ये इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। तो चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये, लेकिन बाद में मैं आपको ये भी बता दूं, ये तीन जो आप ये देख पा रहे हैं, ये है पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। ओके, पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो ये पुल फैक्टर्स कैसे हो गए? पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को क्या बनाते हैं? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मतलब जहां हमें जाना है वहां पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस जगह को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। यानी कि यूएसए में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये यूएसए में जाने के लिए, यूएसए में माइग्रेट करने के लिए एक पुल फैक्टर हो गया। ओके, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है तो वहाँ पे जाने का ये पुल फैक्टर हो गया। सिक्योरिटी वहाँ पे लाइफ की ज़्यादा है तो वहाँ का ये पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन बन गया। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप, आई होप आपको ये पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डैश इज द सिस्टमैटिक इन्यूमरेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिवन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन समझें आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज द सिस्टमैटिक इन्यूमरेशन एंड रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिवन पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास डायरेक्टली इसका बी ऑप्शन जो है सेंसस। सेंसस ही होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड इन्यूमरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए गिवन पॉपुलेशन। ओके, लेकिन सिस्टमैटिक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंसस हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेमोग्राफी में आपको बता चुका हूं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि कार्ल मार्क्स इज नोन एज। तो कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? सॉरी, कार्ल मार्क्स इज नोन एज फादर ऑफ डैश। तो फादर ऑफ क्या जो है, कार्ल मार्क्स को समझा जाता है, बताया जाता है, जाना जाता है। सेंसस है, सेंसस ऑफ इंडिया है, डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिक स्टडीज है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है डेमोग्राफिक स्टडीज, ऑप्शन नंबर डी। ओके, कार्ल मार्क्स इज नोन एज फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। डेमोग्राफी नहीं, डेमोग्राफिक स्टडीज, ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु कॉइन द टर्म डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी जो टर्म है ये किसने कॉइन की है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, एचाइल ग्यूलट। तो ये जो है इन्होंने टर्म कॉइन की है, किसकी? डेमोग्राफी टर्म इन्होंने कॉइन की है। एंड इसके साथ साथ जो आप यहाँ पे जॉन ग्रांट देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ डेमोग्राफी। फादर ऑफ डेमोग्राफी एंड फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। तो फादर ऑफ डेमोग्राफी एंड फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज ये अलग अलग हैं, तो ये आप याद रखेंगे। कॉइन इन्होंने टर्म की है, सॉरी कॉइन जो है इन्होंने टर्म की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस करेक्ट ऑप्शन भी है इसका। अर्नेस्ट हैंकेल एंड एजी टर्नसे मैं आपको बता चुका हूँ, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में ये एक इकोलॉजी से रिलेटेड है एंड दूसरा जो इकोसिस्टम की टर्म से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ओके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है इसके कुछ स्टेजेस हैं एंड दूसरे स्टेज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दूसरा स्टेज जो है इट इज कॉल्ड एज अर्ली एक्सपैंडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये करेक्ट है। सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज नोन एज स्टेज ऑफ अर्ली एक्सपैंडिंग। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बर्थ रेट जो थी वो हाई थी, ओके, लेकिन डेथ रेट जो थी वो फॉल कर रही थी।
तो ये आप याद रखेंगे, ये सेकंड स्टेज में हुआ, अर्ली एक्सपैंडिंग इसको कहा जाता है। एंड पहला स्टेज अगर हम देखें, पहले स्टेज का मैं आपको बता दूं तो ये जो ए आप देख पा रहे हैं ना, ये पहला स्टेज ही है। पहला स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को पहला स्टेज जो है उसमें उसको क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ हाई फ्लक्चुएटिंग। ओके, हाई फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें क्या था, बर्थ रेट जो हमारी थी और जो हमारी डेथ रेट थी, ये दोनों हाई थी। ओके, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे थे एंड लोग मर भी ज़्यादा रहे थे। पैदा इसलिए हो रहे थे क्योंकि फैमिली प्लानिंग नहीं थी एंड बाकी सारे फैक्टर्स भी थे। मर इसलिए रहे थे क्योंकि डिजीज़ थी, कोई क्योर नहीं था, कोई दवाई नहीं बनी थी। तो ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। बाकी स्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे आने वाले एमसीक्यूज में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट्स में है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हेल्प्स इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में क्या होता है, डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्शन और डिस्क्रिप्शन एंड प्रिडिक्शन होती है किसकी, फ्यूचर पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया की क्या होगी। तो ये हमारे पास करेक्ट है। एंड दूसरा हमारे पास है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हैज हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। तो पहला स्टेज जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का है उसमें क्या है, हाई फर्टिलिटी भी है एंड मोर्टेलिटी भी हाई है। तो ये भी करेक्ट है। ओके, इसके बारे में मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ। जो दूसरा वाला यहाँ पे है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी यानी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट थी, जिसको मैंने आपको बताया स्टेज ऑफ हाई फ्लक्चुएटिंग। मैंने आपको बताया हाई फ्लक्चुएटिंग मैंने आपको बताया। तो यही ट्रांजिशन थ्योरी एंड ट्रांजिशन मॉडल में ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ये सेम है। तो चलते हैं अपने, अब देखते हैं कोड्स हमारे। बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल पहला ही हमारे पास सही है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज लो। तो कौन सा स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का जिसमें डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों जो हैं ये लो हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, स्टेज 4। तो स्टेज 4 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में क्या देखने को मिलता है, हमारी जो बर्थ रेट है वो भी गिर रही है एंड जो हमारी बर्थ रेट भी लो है एंड डेथ रेट भी जो है वो भी लो है। ओके, एंड स्टेज का नाम था स्टेज ऑफ लो फ्लक्चुएटिंग। ओके, स्टेज ऑफ लो फ्लक्चुएटिंग। तो ये आप याद रखेंगे। एंड अगर एग्जांपल में आपको बताऊं इस स्टेज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो हमारे पास यूएसए है, हमारे पास जापान है, ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बाय द वे यहाँ पे जो स्टेज 3 हमारे पास है उसके बारे में आपको मैं बता दूं, स्टेज 1 एंड 2 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टेज 3 का जो टाइटल है वो है स्टेज ऑफ लेट एक्सपेंडिंग। ओके, लेट एक्सपेंडिंग, स्टेज ऑफ लेट एक्सपेंडिंग। एंड इसमें क्या था, जो बर्थ रेट थी वो गिरना शुरू हो गई एंड जो डेथ रेट थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, in Indian demographic history which of the following period is known as period of rapid high growth rate। तो अब इंडिया की जब हम डेमोग्राफिक हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ स्टेजेस हैं। ओके, यहाँ पे 4 स्टेजेस है, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। देयर आर 4 स्टेज व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड उन स्टेजेस में से कौन सा स्टेज है इसको रैपिड हाई ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं। 1951 से 1981 का जो स्टेज है इसको पीरियड 3 या फिर स्टेज 3 आप जो भी बोलें, पीरियड 3। ओके, तो ये
तीसरा पीरियड जो था, तीसरा स्टेज जो था, इसको क्या कहा जाता है? रैपिड हाई ग्रोथ रेट। तो आप ये याद रखेंगे, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ रेट 1951 टू 1981। एंड पहले की अगर हम बात करें पहले स्टेज की, तो पहले स्टेज को कहा जाता है पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन। पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन, ओके, पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन। एंड ये कौन सा स्टेज था? 1901 से 1921 तक का सी स्टेज। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एंड 4 स्टेज के बारे में आपको बता दूं तो ये हमारे पास पहला स्टेज है, एंड ये हमारे पास दूसरा स्टेज है 1921 टू 51। एंड दूसरे स्टेज का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। ओके, पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ। एंड इसके साथ साथ फोर्थ पीरियड जो हमारा था वो है 1981 से 2011 तक। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये फोर्थ स्टेज है। एंड ये फोर्थ स्टेज जो था, इसमें क्या हुआ? इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से पूछा जा सकता है कि 1981 टू 2011 में क्या हुआ था? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, विच पीरियड ऑफ इंडियन डेमोग्राफी इज नोन एज पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ? आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारा था सेकंड स्टेज जो था, स्टेज सेकंड। ओके, पीरियड सेकंड या स्टेज सेकंड आप बोलें तो इसको ही बोला जाता है पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ 1921 टू 51। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन ईयर। तो पहला सिंक्रोनस सेंसस जो है इंडिया में कब कंडक्ट किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी 1881। ओके, ऑप्शन नंबर बी 1881, आप इसको याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस टाइम पे जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन, आप ये याद रखेंगे। एंड इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इन्होंने ही हंटर कमीशन भी अपॉइंट किया था। हंटर कमीशन, हो सकता है हिस्ट्री में ये भी पूछ लिया जाए। ये हंटर कमीशन एजुकेशन के रिगार्डिंग था, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि यहाँ पे सेंसस कमिश्नर जो थे उनका नाम था W.C. प्लोडन। W.C. प्लोडन जो थे ये थे सेंसस कमिश्नर। ओके, सेंसस कमिश्नर। एंड इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस। फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है इनको, W.C. प्लोडन को। तो आप ये भी याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 हमारे पास है, द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टेड, सेंसस 2021 ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, तो 2021 का जो सेंसस होने वाला है इसको कितनी लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा? तो हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 18 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा इस सेंसस को। ये कौन सी 18 लैंग्वेजेस हैं जो 8th स्केड्यूल में हैं? 8th स्केड्यूल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्केड्यूल 8th स्केड्यूल है। ओके, तो चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर कैटेगरी विल बी इंक्लूडेड इन सेंसस 2021? तो 2021 में कौन सी जेंडर कैटेगरी जो है वो इंक्लूड की जाएगी? मैं आपको बता दूं, पहले हमारे पास होता था मेल, फीमेल एंड अदर जेंडर। ओके, एंड अदर जेंडर। तो मैं आपको बता दूं इसके बाद अब क्या हुआ है, अब जो जेंडर कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी वो होगी थर्ड जेंडर।
मेल फीमेल के अलावा भी कोई जेंडर होगा जो इंक्लूड किया जाएगा इसमें, तो ये आप याद रखें, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है थर्ड जेंडर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 2011 का जो सेंसस था, 2011 का जो सेंसस था, ये 16 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया था। अब जो होगा वो 18 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा 2021 का। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेसीनियल सेंसस रेस्ट्स विद। ओके, तो डेसीनियल सेंसस यहाँ पे मतलब डेकेडियल सेंसस जो हर 10 साल के बाद होता है इंडिया में, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंसस को कंडक्ट कराना। एंड ये किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये है हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे एंड आपको थोड़ा मज़ा आया होगा पढ़ने में। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक हो, जिस टॉपिक पे भी मैं एमसीक्यू बनाऊँ, उस टॉपिक को रिवाइज करा दूँ। ये मेरा अल्टीमेट मोटिव रहता है। एंड यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि 25 मिनट का वीडियो बना दिया जाए किसी तरह भी, लेकिन इन 25 मिनट में आपको एक टॉपिक के रिगार्डिंग सारी जानकारी दी जाए, ये मेरा मोटिव होता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी बच्चे ने कहा था कि पेरियार रिवर जो है ये सबसे बड़ी रिवर है, तो बिल्कुल नहीं। पेरियार, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा क्लीन पेज पे बताता हूँ ये सब। तो किसी के बच्चे ने कहा था कि पेरियार रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर है केरला में। पेरियार रिवर का कहा था कि ये केरला में सबसे बड़ी रिवर है, तो बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है एनसीईआरटी में। आपको पेज नंबर भी बताता हूँ। तो आप एक काम करेंगे, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके आप पेज नंबर 29 पे जाएंगे और लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि भारत फुजा जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट, भारत फुजा जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। एंड पेरियार रिवर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप जब भी कमेंट करें, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, आप सोर्स का नाम ज़रूर लिखें। आपने कहीं पे पढ़ लिया होगा, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पढ़ा है, लेकिन आप एक बार देखा ज़रूर करें कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। एंड एनसीईआरटी के साथ कंपेयर एक बार ज़रूर कर लिया करें। एंड ऐसा नहीं है कि रिवर की लेंथ अचानक एक साल में बदल जाएगी। एनसीईआरटी जो है ये 2019 की एनसीईआरटी अपडेटेड है, तो आप ख्याल रखें इन चीज़ों का। एंड उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल रामसर साइट जो है अब 49 हो गई हैं। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसके जस्ट एक दिन पहले ये रामसर साइट्स जो है न्यूज़ में आया कि इनको रिकग्निशन मिल गई है। ओके, तो ऑफ कोर्स किसी ने कमेंट में बहुत सही तरीके से लिखा भी था। दो नई रामसर साइट्स जो हैं वो, एक तो हमारे पास गुजरात में नई रिकग्निशन मिली है नई रामसर साइट्स को। एंड वो गुजरात में कौन सी रामसर साइट है, इट इज़ एक्चुअली खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड दूसरी हमारे पास है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ये यूपी में है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, बाखीरा या बखीरा आप जैसे भी पढ़ें इसको। एंड एक गुजरात में है, एक उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से नंबर 49 अब हो जाता है, पहले 47 थी, जिसमें 47 जो थी हैदरपुर थी उत्तर प्रदेश की, तो बिल्कुल 49 हो गई हैं। एंड ये रिकॉर्डिंग के जस्ट एक दिन पहले अपडेट हुई हैं, तो आपको किसी भी सोर्स पे नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर के बगैर। तो हाँ, ये एक शायद स्किप हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें। एंड कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं, चीज़ें हमारे लिए तभी इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तभी लगती हैं जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता रहता है। तो बहुत स्पेसिफिक होते रहते हैं हम कि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर के लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट या फिर यू नो गैर ज़रूरी नहीं होती है। वो उसको जो मन करेगा वो डाल देगा क्वेश्चन पेपर में। एंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ,
मामूली से मामूली चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को देखने की कोशिश करें। कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का पढ़ के गए होते हैं एंड क्वेश्चन पेपर इतना आसान आ जाता है कि हम उनको स्किप कर गए होते हैं उन चीज़ों को। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलें। आसान से आसान चीज़ जो आपको लगती है एंड डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़, और दूसरी बात ये भी कि आसान चीज़ वही लगती है जो हमें पता होता है। 90% केसेज़ में यही होता है कि वो आसान चीज़ है जो हमें पता है एंड वो आसान चीज़ नहीं है जो हमें पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग विंग्स से उड़ान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।